बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एनर्जी चेंजेस। ठीक है ना। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस केमिस्ट्री का देख के आइए, फिर आपको आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल चैप्टर था और आज ये लास्ट वीडियो होगा इसके बाद। ये चैप्टर केमिस्ट्री के लिए ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, या तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी चेंजेस इन केमिकल चेंज। ठीक है ना। तो आपने अभी तक पढ़ रखा है ना केमिकल इक्वेशंस या केमिकल चेंजेस के बारे में, उसमें आज हम एनर्जी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल चेंज और इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंज होता है इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट्स के टाइम पे जो एनर्जी थी और प्रोडक्ट बना उसके टाइम पे एनर्जी थी, तो एनर्जी में कुछ डिफरेंस आया। ठीक है। कई बार पहले ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर जो प्रोडक्ट बन के आता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एनर्जी कुछ कम रहती है, या पहले कई बार कम एनर्जी होती है, बाद में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस हुआ, एनर्जी में जो चेंज आया, समझ में आ गया, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं एनर्जी चेंजेस। ठीक है ना। द केमिकल चेंजेस is associated with the evolution or absorption of energy which is required to break or form different bond between the molecules of the reactants and product। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल चेंज के अंदर जो एनर्जी होती है वो या तो एब्जॉर्व कर ली जाती है या तो निकाल दी जाती है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब या तो एनर्जी रिलीज कर दी जाती है या तो एनर्जी एब्जॉर्व खींच ली जाती है। ठीक है ना। और वो रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए, या तो ब्रेक करने के लिए या फॉर्म करने के लिए। ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड हैं, कई बार उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फिर कई बार दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को बनाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एनर्जी निकलती है तो वो हीट के फॉर्म में निकलती है या फिर लाइट के फॉर्म में, या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के फॉर्म में। ठीक है ना। सरप्लस एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। जो बची हुई एनर्जी होती है, जैसे मैंने बताया ना, एनर्जी का यूज़ क्या होता है, या तो बॉन्ड को तोड़ने में होता है या बॉन्ड को जोड़ने में होता है। कई बार ये सब प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी बच जाती है, इसका कोई यूज़ नहीं आता। उस बची हुई एनर्जी को सरप्लस एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब। तो बची एनर्जी होती है या तो रिलीज कर दी जाती है, मतलब अलग निकल जाती है, या फिर वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। समझ में आ गया। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनर्जी है, कैसा प्रोडक्ट है, कैसा रिएक्टेंट है, ऑल दैट। बात समझ में आया तक? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा देखिए, तो अभी एनर्जी के टर्म के हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एक एंडोथर्मिक। मैंने शुरू में बता रखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। यहाँ पे आप बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब हम कोई गर्मी देते हैं, यहाँ पे देखो ये साइन है हीट का बता रखा है मैंने, इसे डेल्टा कहते हैं। इसको हमने हीट दिया तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनी प्लस टेम्परेचर। ये टी मतलब टेम्परेचर बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि हीट निकल रहा है। समझ में आ गया। हीट आएगा तभी तो टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर में क्या नापते हैं, हीट को नापते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये टी का मतलब है कि ये हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ठीक है। ओके। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी सस्टेन विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इनको हमने एक बार गर्म कर दिया और ये जो है NH3 बन गया, अमोनिया गैस बन गई, और गैस बनने के साथ बाद में हीट निकल गई, और फिर इसी हीट का यूज़ करके अगेन जो आगे और भी जो अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको भी कंबाइन करने के लिए ये जो हीट है वो आगे काम कर देगी। मतलब एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, केवल एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो एक बार रिएक्शन शुरू हो गया, तो रिएक्शन से जो हीट निकल रही है वही हीट आगे चल के इसी रिएक्शन को चलाती जा रही है। इसका मतलब क्या कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कैन बी सस्टेन, वो सस्टेन कर सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी निकल रही है। कई बार यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, निकलती थोड़ी कम है, तो हमको अलग से एनर्जी देती रहनी पड़ेगी। और कई बार जितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही निकल रही है, तो यही एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाती है। समझ में आ गया। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी सस्टेन, सस्टेन मतलब चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। शुरू में एक बार दे दो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, फिर वो चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। जैसे पेट्रोल में आग लगाया ना, पेट्रोल या मिट्टी का तेल, केरोसिन होता है ना, एक बार उसको हल्का सा माचिस लेके ऐसे जला दो बस एक बार। ठीक है ना। फिर वो उसमें से इतनी हीट निकलेगी, उसी हीट से आगे भी जलता जाएगा। सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे टैंकर हैं जिसमें डीजल या पेट्रोल भरा हुआ है, तुम्हें क्या करना है, बस एक डीजल के एक टैंकर के छोटे से पार्ट को तुम हल्का सा आग लगा दो,
तो उससे एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी बाकी के टैंकर्स को जलाने के लिए काफ़ी है और धीरे धीरे पूरा एक अच्छा सा जो है एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट होगा और सब खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा करना नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट, अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे हीट को ले लिया तो यहाँ पे निगेटिव साइन दिखा रहा है, मतलब हीट ले ली जाती है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल, मतलब इनको तो आप, इसको तो एनर्जी और लगी रही है, मतलब कंटिन्यू आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा, इसको आप बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, रोक दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ गया? यहाँ रिएक्शंस दिए हुए हैं, रिएक्शन बहुत सारे हैं, सब लर्न कर जाओ, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। थर्ड आते हैं हम लोग फोटो केमिकल रिएक्शंस। तो फोटो वर्ड अगर आ जाता है केमिस्ट्री में, तो फोटो का मतलब क्या है? वहाँ पर सनलाइट की बात हो रही है। अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लाइट एनर्जी पड़ गई, काम हो गया, इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ठीक है ना, ये होता है प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल तो होता ही है प्लांट के अंदर, जो उनकी पत्तियां होती हैं, और उस पर जो है सनलाइट पड़ गया तो क्या बन गया? ये C6H12O6, इसे ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज एनर्जी देता है उनको, ठीक है ना। ये सब पढ़ेंगे बायो में आप लोग। फिर वाटर बन गया एंड ऑक्सीजन बन गया, और यही ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे काम आती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पे सनलाइट हुआ और ये रिएक्शन पौधों के अंदर रिएक्शन हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन क्लोरीन का कोई HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गया, और भी सनलाइट में बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ये रिएक्शन स्लो होता है। ये जो रिएक्शन है ना हाइड्रोजन क्लोरीन वाला, ये स्लो रिएक्शन होता है डिफ्यूज लाइट, मतलब हल्की फुल्की लाइट आ रही है, ठीक है। और एक्सप्लोजिव हो जाता है डायरेक्ट सनलाइट, मतलब अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन के ऊपर आप डायरेक्ट सनलाइट डाल दो ना, तो वो एक्सप्लोजिव का मतलब बच्चों फटेगा वो, ठीक है ना, बम की तरह। ऐसे AgBr है, इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी सनलाइट हो तो ये 2Ag2Br बन जाता है। Ag2Br को भी लोग सिल्वर ब्रोमाइड या फिर डाई सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं, और ब्रोमीन गैस निकल जाएगी अलग से। समझ में आ गया? और इसीलिए ऐसा होने ना पाए, इसको हम लोग डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं ताकि सनलाइट वहाँ तक ना पहुँचे। बात समझ में आ रहा है? अब ये देखिए आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे करंट की बात चल रही है, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पर करंट का मतलब, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास वाटर है और वो एसिडिफाइड है। वाटर क्या होता है? सॉरी, एसिडिफाइड वाटर क्या होता है? वाटर जानते हैं आप लोग। वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दो, कोई सा भी एसिड, स्ट्रॉन्ग तो अच्छी बात है, या कोई भी एसिड डाल दो, समझ में आ गया? 2 चम्मच डाल दो, और एसिडिफाइड वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दो, तो देखो वो कैथोड और एनोड पर टूट जाता है। बताता हूँ ये क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऐसे देखो NaCl फ्यूज लिखा है ना, फ्यूज मतलब बच्चों मोल्टन, मतलब पिघला हुआ, समझ में, मेल्ट हुआ। तो हमारे पास NaCl है, मतलब कॉमन सॉल्ट है, उसको पिघला दो, उसको मेल्ट कर दो, फ्यूज्ड कहते हैं मोल्टन कंडीशन में। और इस स्टेट में इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दो, तो वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में जाकर के टूट जाता है। समझ में आ गया? और कैथोड पर सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसके पास +1 है, ये -1, दोनों कट जाता है, फाइनली ये सोडियम बन जाता है। और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, इसमें से माइनस हो रहा है, इसमें से प्लस हो रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है, डोनेट कर देता है, और फाइनली वो क्लोरीन बन जाता है। और एक क्लोरीन प्लस एक और क्लोरीन, क्योंकि सिंगल क्लोरीन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा, तो एक और को भी ले आता साथ में अपने, और फाइनली Cl2 बन जाता है। ये आगे बताएंगे, वैसे यहाँ पे हल्का समझ लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये होता क्या एक्चुअली, ये है, देखो मैंने बनाया आपके लिए, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। यहाँ बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी को हमने इसके साथ अटैच किया है। इसे मान लो ये कोई मेटल है, कई बार नॉन मेटल यूज़ करते हैं, वो आगे बताएंगे क्या होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको जाके, तो ये खुद पॉजिटिव हो गया। काफ़ी अननेसेसरी आवाज़ें आ रही हैं, सॉरी फॉर दैट। और ये निगेटिव, इसको जैसे बैटरी होती है, तुमने सेल देखा है? सेल होता है जो चलता है वो घड़ी बड़ी में, उसमें इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है कि नहीं होता है? ऐसी है बैटरी है। या फिर इन्वर्टर बैटरी देखा है, घरों में होता है ना इन्वर्टर बैटरी, उस पर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है। तो ये बैटरी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो प्लस वाले वायर को जाके इसके साथ जोड़ दिया, प्लस आ गया। समझ में आ गया? इसको हम एनोड कहते हैं, प्लस वाले को। और ये निगेटिव साथ ये हो गया कैथोड। अब ये NaCl है इसके अंदर, जो कि फ्यूज्ड है, मतलब मोल्टेन है। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी है तो करंट तो फ्लो होगा ही, कॉमन सेंस की बात है, करंट इसमें फ्लो होगा, ये टूट जाएगा Na+Cl, मतलब NaCl जो बच्चों
वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ओके, और जब ये टूट जाएगा तो Na प्लस जो है वो, अब Na जो है वो प्लस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज हमेशा निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऐसे ही निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जब ये प्लस है, मतलब इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये Na प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, इससे, क्योंकि इसके पास निगेटिव है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव है, मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो ये हो जाएगा Na, सीधे Na बन जाएगा। समझ में आ गया? अब ये आयन नहीं रह गया, ये Na हो गया, मतलब सोडियम हो गया, सोडियम का एक एटम हो गया, और वो आकर के इसके ऊपर ऐसे 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 बहुत सारे सोडियम ऐसे आके इसके ऊपर जम जाते हैं। और ऐसे क्लोरीन यहाँ पे गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसको दे दिया, मतलब क्लोरीन में से ना एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है माइनस हो रहा है, इससे सिर्फ Cl बनेगा। समझ में आ गया? सिर्फ Cl बनेगा, और ये एक और Cl ढूंढेगा अपने ऐसा, और जैसे 2 Cl मिल गया Cl2 बन गया, Cl2 गैस, और ये गैस बाद में ये ऐसे बुलबुला होकर निकल भी जाएगा। समझ में आ गया? गैसेस फॉर्म में होकर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये सब पढ़ना नहीं था आपको, बस एनोड कैथोड क्या होता है दिया था तो मैंने आपको बता दिया है। ये चैप्टर, ये जो है, ये सारी चीज़ें आपको तो क्लास 10th में पढ़नी होंगी, वैसे आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना? तो इतना रट्टा मान लो, बस इतना काफ़ी तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, कंडीशंस फॉर केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस के लिए क्या कंडीशंस है? देखिए, केमिकल चेंजेस तभी होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर कंडीशन बना दें, कोई ऐसी कंडीशन दे दें जिससे केमिकल रिएक्शन हो जाए, अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो केमिकल चेंजेस तो हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कैसे होता है, तो ध्यान से देखिए। क्लोज कॉन्टेक्ट से होता है। अब वो इसको पढ़िएगा वैसे, केमिकल चेंजेस और चेंज बिटवीन सब्सटेंस टेक प्लेस ड्यू टू कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स व्हेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर और बाई अल्टरिंग कंडीशंस दैट सप्लाई ऑफ एनर्जी। मतलब या तो उनको एनर्जी दी जाए, तब वो बहुत सारा एनर्जी दे दिया जाए, देन होगा, या फिर वो किसी भी तरह से क्लोज कॉन्टेक्ट में रखा जाए, तब होगा। समझ में आ रहा है? जैसे बाई क्लोज कॉन्टेक्ट देखिए, बाई क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है ना? नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स इफ केप्ट फार अपार्ट। फार मतलब बहुत दूर, मतलब अगर हमने सपोज हमको दो हमारे पास कंपाउंड है या 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लें वो रिएक्शन करने वाले, हमको बहुत दूर दूर रखा है, मैंने एक यहाँ रखा है, एक दिल्ली रखा, दूसरा मुंबई रख दिया, इतना दूर रखा है, ठीक है, मतलब थोड़ा दूरी पे रखा है। ओके, तो वो रिएक्शन कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको पास में लाना पड़ेगा, ठीक है ना? The reaction is added for solid particles by increasing the surface area by powdering or grinding। मतलब उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए, उनको पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए। दो सारे के सारे तो ऐसे नहीं है कि सबको तुम बस आपस में सिर्फ रख दो और वो रिएक्शंस कर जाए, बट कुछ ऐसे हैं जिनको अगर तुम पाउडर फॉर्म में करके आपस में मिला दो ना तो रिएक्शंस कर जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयोडीन एंड फॉस्फोरस रिएक्ट एक्सप्लोजिवली ऑन क्लोज कॉन्टेक्ट। मतलब आयोडीन तुम्हारे पास है एंड फास्फोरस है, ठीक है ना? अगर उनको तुम क्लोज कॉन्टेक्ट में रख करके पाउडर फॉर्म में रख के उनको कॉन्टेक्ट में रख दो ऐसे सिर्फ आसपास, तो वो एक्सप्लोजिवली मतलब वो फट जाते हैं, विस्फोट हो जाता है उनमें। समझ में आ गया? रिएक्शन कर रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है। पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड, इनको भी आपस में अगर ग्राइंडिंग करके, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, पीस करके रख दिया जाए तो भी ये रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा है कॉन्टेक्ट इन सॉल्यूशन। इन लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स और आयन आर इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब दूसरा ये कह रहा है कि उनको पहले लिक्विड स्टेट में ले आओ, एंड जैसे मैं तुमसे कहूँ कि नमक और चीनी दोनों को तुम एक ग्लास में ले लो, सॉल्ट ले लो एंड शुगर ले लो, उसको एक ग्लास में 1 चम्मच डाल दो चीनी, 1 चम्मच नमक, और बिना पानी डाले, ठीक है ना, उसको ऐसे ही चम्मच से घुमाओ, क्या वो मिलेंगे? मतलब मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से नहीं, तो थोड़ा पानी डाल दो, मतलब उनका तुम एक्वस सोल्यूशन तैयार कर लो, या उनको लिक्विड फॉर्म में ले आओ, तब उनका मिलना ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। मतलब ये कहा जाता है कि अगर लिक्विड स्टेट में रहे ना सब्सटेंसेस, तो उनका कांटेक्ट आपस में अच्छे से हो जाता है एंड रिएक्शंस होना आसान हो जाता है। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि इन लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स और आयन आर इन द स्टेट ऑफ मोशन
लिक्विड में क्या होता है, जितने भी आयंस होते हैं वो, या फिर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो तेजी से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड में उतना ज़्यादा नहीं होता, सॉलिड में भी करते हैं बट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली वाइब्रेट करते ही नहीं है, वो भी एक ही यहाँ पे ऐसे 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 करते रहते हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट इज इस्टेब्लिश्ड मोर क्विकली बिटवीन रिएक्टिंग पार्टिकल बाय टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ रिएक्टेंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। मतलब दोनों में से या तो दोनों को ही जो है तुम लिक्विड फॉर्म में कर दो, या एटलीस्ट किसी एक को तुम लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में कर दो, तो जल्दी से रिएक्शन हो जाते हैं। जो बताया मैंने आपको वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया है, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड विगोरसली रिएक्ट ओनली इन सोल्यूशन स्टेट। मतलब अगर टार्टरिक एसिड है तो सोल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा ही, दूसरा सोडियम कार्बोनेट अगर लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों को मिला दिया ना लिक्विड सोल्यूशन स्टेट में, मतलब घोल वाले लिक्विड वाले फॉर्म में, तो वो विगोरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत तेजी से जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया। ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस टेक प्लेस इन सॉल्यूशन स्टेट। जितने भी प्रेसिपिटेशन होते हैं, बताया था ना क्या होता है प्रेसिपिटेशन बच्चों, जिसमें वो ऐसे जाके तली में ऐसे 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 नीचे बैठ जाता है, ऐसे बैठ जाता है, और रिएक्शन आपको ऐसे एक एरो दिखाता है। तो ये कब हो पाएगा, भाई तली में कोई चीज़ कब बैठती है, बॉटम में जाके कब बैठता है, जब ऊपर लिक्विड हो तभी तो बैठेगा। बात समझ में आ रहा है। ऊपर लिक्विड हो मतलब सोल्यूशन या तो लिक्विड फॉर्म में हो या एक्वस फॉर्म में हो। एक्वस का मतलब घोल, पानी का घोल, पानी में जो ही डाल दो तुम, कोई भी चीज़। समझ में आ रहा है। तो जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, ये पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में कहीं पे भी वाइवा वगैरह में, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में ही जो है टेक प्लेस करते हैं, मतलब होते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, लास्ट टॉपिक बचा आपका, बाय सप्लाइंग एनर्जी। कई बार एनर्जी भी सप्लाई करके तुम उनको आपस में जो है मतलब उनको साथ साथ रखा तुमने और देखा कि कैसे तुम बनाते हो ना, घर पे बनाती मम्मी लोग सब्जी, तो सब्जी बन रही, सब्जी भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो सारा सब्जी वब्जी तुम डाल दो बर्तन में और तुम हीट मत दो उसको, आलू मटर सब काट के डाल दो, हीट मत दो, तो क्या सब्जी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, ऐसे पड़े पड़े खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या करना है, बाय सप्लाइंग एनर्जी, तुम बस एनर्जी दो, सब्जी बन के तैयार, ठीक है ना। सेम चीज़ यहाँ पे हीट, अगर आप हीट देते हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, 3000 डिग्री का हीट दिया गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, तो बन गया क्या, NO बन गया 2NO, यहाँ पे बन गया Pb3O4, उसको दिया गया क्या बन गया 6PbO+O2। समझ में आ रहा है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जितने भी रिएक्शंस है, पहला आपको हीट है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर बॉट अबाउट द हीटिंग द रिएक्टेंट्स टुगेदर। उनको साथ में रख करके क्या कर दो, उनको हीट कर दो, तो बहुत तेजी से उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो मूव फास्टर एंड कोलाइड। कोलाइड मतलब क्या होता है, आपस में मिल जाना, जुड़ जाना या लड़ भिड़ जाना, कोलाइड कर जाना, ठीक है ना, कोलिजन होना, और बहुत तेजी से करते हैं और फाइनली रिएक्शन हो जाता है। सेकेंड टाइप है लाइट। Some reactions are influenced by the presence of light in the case of photosynthesis by plant in presence of sunlight। समझ में आया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा भी था इस वाले रिएक्शन में, यहाँ पर देखो क्लोरोफिल वाले रिएक्शन में पढ़ा था कि सनलाइट से हमारा रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो बताया था मैंने, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारा रिएक्शन जो है, मेनी रिएक्शंस आर बॉट अबाउट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा वाटर है जो कि एसिडिफाइड है, उसमें एसिड डाल दिया गया है, और जैसे करंट दिया देखो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। समझ में आ गया, डिकम्पोज हो गया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है बच्चों। फिर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर दो, मेरे पास यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, दूसरा को खूब ज़्यादा प्रेशर दिया, तो आपस में आगे पास बिल्कुल मिल गए, और मिल गए तो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो प्रेशर में जब सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन सब्जेक्टिंग द रिएक्शन टू प्रेशर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे N2H2 है, इसको हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है आगे बताएंगे। अभी चैप्टर आने वाला है आपका, कौन सा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, तो 10th क्लास में है तुम लोगों में, है ना, गैस लॉ। ओके, तो गैस लॉ में यहाँ पे समझाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो Fe दिया है बच्चों, ये कैटलिस्ट है। अभी ये आगे आने वाला सेकंड, ये वाला पॉइंट जो है कैटलिस्ट, ये क्या होता है देखो, ये रिएक्शन को तेज करने के लिए है। Fe यहाँ पर 450 डिग्री पर Fe जो है, आयरन जो है, वो सिर्फ रिएक्शन को तेज करने के लिए, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, कैटलिस्ट भी कई बार हमारे पास दो जो है रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन करने वाले हैं, बट वो बहुत ही स्लो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इनका रिएक्शन आपस में बहुत ही स्लो हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए, समझ में आ गया, हमने यहाँ पर एक अलग से सब्सटेंस लगा दिया है जो कि यहाँ पे प्लेटिनम है, और प्लेटिनम के लगने से और 800 डिग्री टेम्परेचर देने से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है।
तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, कहीं कहीं बहुत फास्ट रिएक्शन को स्लो भी करते हैं। कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो बड़े फास्ट रिएक्शन को स्लो भी करते हैं, समझ में आ गया। बट मोस्टली कैटलिस्ट का मतलब हम यही जानते हैं कि वो खुद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, बट वो रिएक्शन को सिर्फ फास्ट कर देते हैं। उस रिएक्शन के साथ उनको मिला दो तो उनका कोई यूज़ नहीं है। आगे देखो प्लेटिनम, कहीं कुछ नहीं प्लेटिनम का यूज़ है, बस ये NH और O ही यहाँ के NOH इसी का ना, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यही यहाँ पे जो बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लेटिनम का कोई यूज़ नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट है साउंड, तो इसको आप पूरा पढ़ डालिए, कोई दिक्कत को मुझे बताइएगा। साउंड, सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी, मतलब कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं बच्चों, कुछ रेयर रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ उनको अच्छा खासा साउंड मिल जाए ना, आवाज़, तो उससे भी रिएक्शन शुरू हो जाता है। वेरी गुड। जैसे कि हमारा ये एसिटिलीन है C2H2, ठीक है ना, एसिटिलीन, इसको साउंड एनर्जी मिल जाए तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। इसके और रिएक्शन आप गूगल पे सर्च कर लेना वैसे, बट बहुत ही रेयर है, ये ज़्यादा होता नहीं इस तरह का कि साउंड मिले और वो हो जाए, बट होता है, ठीक है ना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिएक्शंस होने में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही रही हैं, कहीं कहीं 2-3 एक साथ हो जाती हैं, कहीं कहीं अकेले से भी काम हो जाता है, बट ये चीज़ें होती हैं। ऊपर क्लोज कांटेक्ट से भी होता है और सॉल्यूशन में भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, वैसे करते नहीं तुम लोग, और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं वीडियोज़ पे, मतलब आप लोग देख नहीं रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा देखो वीडियोज़, ठीक है ना। ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश, ठीक है। थैंक यू।